हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम लाइफ का और एक दूसरा करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। अब एस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक बेसिक कंपोनेंट सेल का बना होता है और सेल हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटीज़ यानी वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी को हासिल करने के लिए वो एक मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं जिसको हम बायोमालिक्यूल बोलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 किस्म के बायोमालिक्यूल होते हैं जिसको ब्रेक डाउन करके एक जो सेल होता है वो एनर्जी प्रिपेयर करता है। तो पहला सोर्स जो एनर्जी का होता है, जो सेल हासिल करके एनर्जी प्रिपेयर करता है, उस सोर्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स होता है एनर्जी का, उसके बाद लिपिड होता है सोर्स एनर्जी का, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। ये 4 बायोमॉलिक्यूल सेल हासिल करता है, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रिपेयर करके अपना वर्क परफॉर्म करता है। जब ये बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है तो एनर्जी तो प्रिपेयर होती है जिससे वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके, पर उसके अलावा एक हार्मफुल कंपाउंड भी प्रिपेयर होते हैं। लाइक जब कार्बोहाइड्रेट या लिपिड ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी के साथ साथ मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा वाटर भी बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर ये सेल्स के अंदर रहेंगे तो ये कंबाइन होकर एक एसिड बनाते हैं जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। वो कार्बोनिक एसिड सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके ओवरऑल साइटोप्लाज्म को खत्म कर देता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ज़रूरी है जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो, एनर्जी प्रिपेयर हो, तो एनर्जी प्रिपेयर करने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ना हो सेल के अंदर, अगर होगा तो एसिड बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के जरिए जो पीएच होगी वो तब्दील हो जाएगी। पीएच के तब्दील होने से क्या होगा, जो कंपोनेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज करते हैं सेल के अंदर, एंजाइम्स, वो काम नहीं करेंगे। तो अगर कार्बोनिक एसिड होगा, पीएच तब्दील हो जाएगी, तो सेल्स के अंदर ये जो एंजाइम्स है वो नहीं वर्क करेंगे। उसके अलावा सेल्स के ऑर्गेनेल ऐसा ऐसा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय, सेल खत्म हो जाएगा। तो ज़रूरी है जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल जो है अपने आप से निकाल ले और ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से निकाल ले, ताकि उसके सेल्स के अंदर ये पैदा ना हो, उसके सेल्स के एंजाइम्स और सेल्स के ऑर्गेनेल वर्क परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा जब ये सेल जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने से एनर्जी तो प्रिपेयर होती है, पर एनर्जी से प्रिपेयर करने के अलावा एक हार्मफुल कंपाउंड पैदा होता है, लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये 3 किस्म के कंपाउंड होते हैं। ये तब पैदा होते हैं जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म का सेल है एनर्जी हासिल करता है वर्क परफॉर्म करने के लिए, और एनर्जी को हासिल करने के लिए बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल कंपाउंड पैदा होता है। उसके अलावा जब प्रोटीन और नाइट्रोजनस बेस यानी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है तो हार्मफुल कंपाउंड अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पैदा होते हैं। तो ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो सेल के साइटोप्लाज्म को नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऑर्गेनेल को ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पैदा होंगे इसकी मेटाबॉलिज्म से, ये सेल के अंदर जो कंट्रोल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उस कंट्रोल पार्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हार्मफुल कंपाउंड है, ये कार्बन कंटेनिंग हार्मफुल कंपाउंड है। कार्बन कंटेनिंग हार्मफुल कंपाउंड साइटोप्लाज्म को ब्रेक डाउन करेंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हार्मफुल कंपाउंड सेल के न्यूक्लियस को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर कंट्रोल सेंटर और फंक्शनल पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल पॉसिबल ही नहीं होगा और ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो जरूरी है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये सेल से बाहर निकले। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हार्मफुल कंपाउंड सेल्स से ऑर्गेनिज्म से बाहर निकले, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर जो हार्मफुल कंपाउंड पैदा होते हैं, या तो उनमें कार्बन होती है या तो नाइट्रोजन होती है। ये जो कार्बन जिसमें होती है उस वेस्ट को हम कार्बोनियस वेस्ट बोलते हैं, और जिसमें नाइट्रोजन होते हैं उसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोनियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी से एलिमिनेट करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगर ये एलिमिनेट नहीं करेगा कार्बोनियस वेस्ट तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म को खत्म करेगा। अगर ये नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेट नहीं करेगा तो ये सेल के कंट्रोल पार्ट खत्म हो जाएंगे, यानी ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए ऑर्गेनिज्म इस कंपाउंड को, हार्मफुल कंपाउंड, एक कार्बोनियस और दूसरा नाइट्रोजनस। कार्बोनियस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो किससे पैदा होता है? कार्बोहाइड्रेट लिपिड की मेटाबॉलिज्म से। और नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये किससे पैदा होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन यानी मेटाबॉलिज्म से। इसको एलिमिनेट करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर वर्क परफॉर्म करेगा, एनर्जी हासिल करना चाहेगा, इस बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, या तो कार्बोनियस वेस्ट पैदा करेगा कार्बोहाइड्रेट लिपिड को ब्रेक डाउन करके, या तो नाइट्रोजन वेस्ट पैदा करेगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करके। जब ये पैदा हो जाएंगे कार्बोनियस वेस्ट और नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे और सराउंडिंग में दो ही किस्म के हायर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक प्लांट्स होते हैं और दूसरा एनिमल्स होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये जो हार्मफुल कंपाउंड पैदा होते हैं, कार्बोनियस या नाइट्रोजनस अगर पैदा होंगे तो ये किस तरह इस हार्मफुल कंपाउंड को एक्सक्रीट करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड खुद तैयार कर सकता है। फूड तैयार करने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होते हैं, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, वाटर मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वाटर मिनरल्स जैसे कि जमीन के अंदर होते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के बाहर होती है। इसलिए प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, उस पार्ट को हम सबटेरियन पार्ट बोलते हैं। और ऐसा पार्ट जो जमीन के बाहर रहकर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को हासिल करके फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करे, इसे पार्ट को हम एरियल पार्ट बोलते हैं। तो फंक्शनली और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक एरियल और दूसरा सबटेरियन। सबटेरियन कौन सा होता है? रूट, जो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट को देता है। एरियल पार्ट स्टेम से अटैच कौन से होते हैं? लीव्स होते हैं। तो ये रूट जो होता है असेंट ऑफ सेप के जरिए वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसको देता है? स्टेम को। स्टेम किसको देता है? लीव्स को। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस, वाटर को कंबाइन करके क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एरियल और सबटेरियन। एरियल स्टेम के साथ अटैच हुआ लीव होता है और सबटेरियन कौन सा होता है? रूट। रूट वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम को देता है, स्टेम लीव को देता है असेंट ऑफ सेप प्रोसेस के जरिए। और लीव जो होता है फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करता है। ये फूड जो होता है लीव से स्टेम, स्टेम से लेके रूट तक मुंतकिल होते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं, पर तकरीबन इसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं प्लांट के, ये तीन पार्ट्स के अंदर, जैसा ये प्लांट के अंदर ये तीन पार्ट्स है पर ये सिंपल होते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, तो नंबर ऑफ सेल मुख्तलिफ नहीं होते। तकरीबन जो सेल होते हैं इस प्लांट्स के अंदर वो तकरीबन सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने का फायदा क्या होता है? ये सिमिलर होते हैं इसलिए इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन कर सकेंगे पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो सिर्फ कौन सी वेस्ट पैदा होगी? कार्बोनियस। और इसको ब्रेक डाउन नहीं करते इसलिए इसके अंदर कौन सी वेस्ट नहीं पैदा होती? नाइट्रोजन वेस्ट पैदा नहीं होती। यानी जो प्लांट्स होते हैं उसकी बॉडी बहुत सिंपल होती है। तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें एक पार्ट सबटेरियन, दो पार्ट एरियल होते हैं। ये तीन पार्ट रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं पर ये तीन पार्ट्स में नंबर ऑफ सेल सिमिलर होते हैं। मेटाबॉलिज्म का रेट लो होता है इसलिए ये जो प्लांट ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी सेल्स होते हैं जब मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी हासिल करते हैं तो एनर्जी हासिल करने के लिए वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कौन सी वेस्ट पैदा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके अलावा इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बॉडी सिंपल है, मेटाबॉलिज्म का रेट हाई नहीं है इसलिए ये नाइट्रोजन वेस्ट प्लांट जो होते हैं पैदा नहीं करते। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रूट जो है जमीन के अंदर वाटर के जरिए एलिमिनेट कर देता है। स्टेम के अंदर एक स्मॉल पोर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। उस लेंटिकल के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? खारिज कर देता है। ठीक है, और लीव्स के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? खारिज कर देते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन कार्बोनियस वेस्ट सिर्फ प्लांट के अंदर पैदा होती है जिसको ये क्या करते हैं? एक्सक्रिएट करते हैं। रूट पानी के जरिए एक्सक्रिएट करता है, स्टेम लेंटिकल के जरिए, और लीव्स जो होते हैं स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं।
ठीक है। रूट जो है वाटर से ऑक्सीजन लेगा, फ्रूट को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। स्टेम भी ऑक्सीजन को हासिल करेगा लेंटिकल्स की मदद से और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, कार्बोनियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा और उसको एक्सक्रीट कर देगा। और उसके अलावा जब ये इसके सेल्स मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब ये क्या हासिल करेगा, ऑक्सीजन, और क्या एलिमिनेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं तीनों पार्ट्स में क्या होती है, कार्बोनियस वेस्ट होती है जो ये एलिमिनेट करते हैं लीव्स, स्टोमेटा के जरिए, स्टेम, लेंटिकल के जरिए, रूट वाटर के जरिए। उसके अलावा जब ये लीव्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जरूरी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हासिल हो। जरा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है वो रिक्वायर्ड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। अगर ऑक्सीजन होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं होगा, ऐसा प्लांट डेड हो जाएगा। इसलिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हासिल करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, एलिमिनेट, क्योंकि ऑक्सीजन उस वक्त क्या होती है, वेस्ट होती है। यानी प्लांट के ये जो तीनों पार्ट्स हैं इसमें नंबर ऑफ सेल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने की वजह से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो लो होता है। लो होने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ कार्बोनियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो रूट के जरिए वो खारिज करता है, स्टेम में लेंटिकल के जरिए खारिज करता है और लीव्स में स्टोमेटा के जरिए खारिज करता है। पर जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। यानी ऑक्सीजन हुए जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स की क्या होती है, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट होती है। यानी प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वेस्ट ही पैदा कर सकते हैं पर नाइट्रोजन वेस्ट पैदा करके नहीं सकते, क्योंकि उसकी बॉडी जो है बहुत सिंपल होती है। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज पैदा करेंगे जब रेस्पिरेशन करेंगे, पर जब फोटोसिंथेसिस करेंगे लीव्स तो क्या एलिमिनेट करेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि वो उस वक्त क्या होगी, वेस्ट होगी। उसके अलावा जब ये स्टेम और रूट जब ग्रोथ परफॉर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टेम में पैदा होती है, रूट में पैदा होती है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स के अंदर ग्रोथ के दौरान मिलती है, मिलकर के मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस करती है, लाइक रेजिन, टेनिन, गम्स है, लेटेक्स। ये चार किस्म के हार्मफुल कंपाउंड रूट और स्टेम के अंदर बनते हैं। ये भी बहुत हार्मफुल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ये बहुत हार्मफुल कंपाउंड होते हैं, अगर होंगे तो आहिस्ता प्लांट की पूरी बॉडी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जरूरी है ये क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, ये खत्म हो, एलिमिनेट हो प्लांट की बॉडी से। तो ये एलिमिनेट करने के लिए जो प्लांट होता है ये क्या करता है, इन चारों प्रोडक्ट को क्या करता है, इस स्टेम के अंदर यानी इस जाइलम वेसल जो ट्यूब है इसके अंदर दाखिल कर देता है। जब दाखिल कर देता है वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो ये जब वाटर इंक्रीज होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस इस ट्यूब के अंदर, जाइलम के अंदर आ जाते हैं। वाटर अपवर्ड आ रहा है, ये यहाँ पर खड़े हैं तो इस पर प्रेशर लगता है, एक प्रेशर इरेगुलर लगता है। तो प्रेशर जब इरेगुलर लगता है तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस स्टेम को ब्रेक डाउन करके हार्मफुल सब्सटेंसेस आउटवर्ड निकल जाते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस जो है वाटर के इरेगुलर प्रेशर की वजह से हार्मफुल सब्सटेंस, रेजिन, टेनिन, गम्स और लेटेक्स हार्मफुल सब्सटेंस निकल जाएं, इस प्रोसेस को हम स्टेम ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये हार्मफुल सब्सटेंस जो पैदा होते हैं ग्रोथ के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में, इसको एलिमिनेट करता है। कैसे प्रोसेस के जरिए, स्टेम ब्रेकडाउन के जरिए क्या करता है, इसमें हार्मफुल सब्सटेंस को हासिल करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को इस जाइलम के अंदर बेचता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन जाइलम के जरिए इंक्रीज करता है और रेगुलर प्रेशर अप्लाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस के से, इसलिए वो हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके आउटवर्ड चले जाते हैं। अगर ये स्टेम ब्रेकडाउन हर वक्त होती रहेगी, हार्मफुल सब्सटेंस हर वक्त ये निकलते रहेंगे स्टेम को ब्रेक डाउन करके, ऐसा प्लांट जो की बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी। तो प्लांट की बॉडी वीक ना हो इसलिए ये क्या करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन को लीनियरली रेगुलर ऑर्डर में क्या करता है, इंक्रीज करता है। हार्मफुल सब्सटेंस जो है वाटर के जरिए जाते हैं किसके अंदर, लीव के अंदर। तो ये लीव्स के सेल्स के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं और ज़ायरा वाटर जो है वापस भी आता है इस जाइलम के जरिए, यहाँ से वापस भी थोड़ा बहुत आता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर ये अटैच होता है जिसको हम नोड बोलते हैं, जब ये हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं वाटर के जरिए तो यहाँ पर एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ये एब्सिसिक एसिड यहाँ की जाइलम वेसल को ब्लॉक कर देता है और इस लीव को ब्रेक डाउन करता है। ये लीव जो है जब इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है ये ब्रेक डाउन होकर गिर जाता है हार्मफुल सब्सटेंस लीव के जरिए क्या हो जाते हैं,
एलिमिनेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सेशन बोलते हैं। यानी जो प्लांट होता है उसकी बॉडी सिंपल होती है, सिंपल होने के लिए वजह से तीनों पार्ट रूट स्टेम और लीफ के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बोहाइड्रेट लिपिड पैदा ब्रेकडाउन होते हैं और कार्बोनियस वेस्ट पैदा होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन हार्मफुल वेस्ट पैदा होती है लीव्स के अंदर। उसके अलावा जब ग्रोथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ हार्मफुल सब्सटेंस कंबाइन होकर और हार्मफुल कंपाउंड पैदा करता है। रेजिन, टेनिन, गम्स और लेटेक्स, ये दो चीजों से निकलते हैं। यहाँ तो स्टेम के जरिए वाटर के इरेगुलर प्रेशर के वजह से उस प्रोसेस को स्टेम ब्रेकडाउन बोलते हैं। यहाँ तो लीव्स की वजह से क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड की मदद से ब्रेकडाउन निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सेशन बोलते हैं। जैसा कि ये हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी प्लांट एक्सक्रिएट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है खुद से, यहाँ तो थ्रू लीव्स यहाँ तो थ्रू स्टेम, इसलिए हम इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरोफोर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अप्लाई करके प्लांट क्या परफॉर्म करता है, एक्सक्रिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रिएशन लीव्स परफॉर्म करते हैं थ्रू स्टोमेटा, स्टेम परफॉर्म करता है थ्रू लेंटिकल्स और रूट परफॉर्म करते हैं थ्रू वाटर। पर ये जो हार्मफुल सब्सटेंस पैदा होते हैं ये दो प्रोसेस से निकलते हैं, यहाँ तो स्टेम ब्रेकडाउन तो यहाँ तो एब्सिशन से। जैसे कि ये ज़ाहरी तौर पर निकाल रहा है प्लांट इस हार्मफुल सब्सटेंस को, इसलिए हम इस प्लांट को क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरोफोर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आए एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, एनिमल के अंदर अगर हम आए तो एनिमल की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर मेटाबॉलिक के रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब मेटाबॉलिक रेट आएगा तो पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा, लिपिड ब्रेकडाउन होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोनिल कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा कौन ब्रेकडाउन होगी, प्रोटीन, और उसके अलावा क्या ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये दोनों किस्म के हार्मफुल कंपाउंड जो होते हैं वेस्टेज एनिमल के अंदर पैदा होते हैं। कार्बोनियस भी तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी, कार्बोनियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए उसकी बॉडी, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली बॉडी की मदद से क्या करता है, खारिज कर देता है। सरफेस कोई ना कोई लार्ज सरफेस एरिया होती है, उसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है। इसके लिए कुछ खास मैकेनिज्म नहीं होता, पर ह्यूमन के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। क्योंकि हम भी एनिमल हैं, हम भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड ब्रेकडाउन होकर क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की मदद से क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। पर उसके अलावा ये हार्मफुल सब्सटेंस पैदा होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये तीन हार्मफुल कंपाउंड पैदा होते हैं एनिमल के अंदर जब ये प्रोटीन और नाइट्रोजन वेस्ट ब्रेकडाउन होते हैं। ये तीनों एक साथ नहीं पैदा होते, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के आसपास वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। क्योंकि अमोनिया बहुत पोलर होता है, यूरिया उससे कम पोलर होता है और यूरिक एसिड कम पोलर होता है। अगर हम अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके आसपास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वही हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी एनिमल क्या खारिज करेगा, अमोनिया खारिज करेगा। उसके अलावा वो एनिमल जिसके आसपास थोड़ा बहुत पानी है, तो यूरिया भी लेस पोलर है, अमोनिया से थोड़े पानी की वजह से सॉल्युबल होकर निकल जाएगा, इसलिए यूरिया वो खारिज करते हैं जिसके आसपास थोड़ा बहुत पानी होता है। पर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास थोड़ा बहुत भी पानी नहीं होता है, यानी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड, वो ऐसे ही बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, क्या नाइट्रोजन बेस्ड यूरिक एसिड क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, यानी ये जो कार्बोनियस वेस्ट है ये हर हाल में पैदा होगी कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये नाइट्रोजन बेस्ड कौन सी पैदा हो रही है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सी हैबिटाट में रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है। अगर वाटर में रहेगा तो अमोनिया खारिज करेगा, लैंड पे रहेगा तो यूरिया खारिज करेगा, अगर डेजर्ट में रह रहा है तो क्या खारिज करेगा, यूरिक एसिड खारिज करेगा। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो अमोनिया पैदा कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अमोनियोटेलिक बोलते हैं। यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अमोनियोटेलिक, क्यों कि वो क्या खारिज करते हैं, अमोनिया खारिज करते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया खारिज करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर है, इसके पास आसपास थोड़ा बहुत पानी होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास पानी होता ही नहीं, डिजर्ट में रहते हैं, वो क्या खारिज करते हैं, यूरिक एसिड, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया को खारिज करने वाले अमोनियोटेलिक, यूरिया को खारिज करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को खारिज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं,
यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा होता है, उसके अंदर एक वैक्यूल होता है जिससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को बाहर खारिज करता है। उसके अलावा ये प्लेनेरिया के अंदर एक ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, इसकी मदद से ये हार्मफुल सब्सटेंस अमोनिया क्या करता है? खारिज करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया खारिज करेंगे, लाइक अमोनिया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से खारिज कर रहा है, प्लेनेरिया प्रोटोनेफ्रीडिया की मदद से खारिज कर रहा है। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक मेसोटेरिक और दूसरा जीरोटेरिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसी जगह पर मौजूद हो जिसके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मेसोटेरिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लाइक हम मेसोटेरिक ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे आसपास थोड़ा बहुत पानी है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके आसपास पानी हो ही नहीं उसको हम जीरोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डिजर्ट में रहे। तो मेसोटेरिक वो ऑर्गेनिज्म जिसके आसपास थोड़ा बहुत पानी हो वो क्या खारिज करेगा? यूरिया। और डेजर्टिक जीरोटिक ऑर्गेनिज्म क्या खारिज करेगा? यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल ये जो अर्थवर्म है ये लैंड पे रहता है, जमीन के अंदर रहता है, मॉइस्ट प्लेसेस पर रहता है, तो इसलिए ये क्या खारिज करता है? यूरिया पर उसको खारिज करने के किससे खारिज करता है? मेटानेफ्रीडिया की मदद से। और मेन जो भी है वो भी क्या होता है? मेसोटेरिक होता है। मेसोटेरिक होता है, इसका मतलब है वो भी क्या खारिज मेसोटेरिक होता है, यानी वो भी क्या खारिज करता है? यूरिया पर। वो यूरिया किससे खारिज करता है? किडनीज की मदद से। उसके अलावा ये जो इंसेक्ट होते हैं तकरीबन वो डिजर्टेड होते हैं। डिजर्टेड होने की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं क्या खारिज करते हैं? यूरिक एसिड खारिज करते हैं। और खारिज करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? माल्फीजान ट्यूबल्स होता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जब भी कार्बोनियस वेस्ट पैदा करेगा एनिमल, तो उसको डिफ्यूजन की मदद से सिंपल क्या करेगा? आउटवर्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से खारिज करेगा। पर इस हार्मफुल सब्सटेंस ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? डायरेक्टली न्यूक्लियस को। इसलिए इसको खारिज करने के लिए मुख्तलिफ क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं। लाइक एमोबा के अंदर क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? मेटानेफ्रीडिया। मेन के अंदर क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम यानी किडनीज। उसके अलावा इंसेक्ट के अंदर क्या होता है? उसे माल्फीजान ट्यूबल्स हम कहते हैं, जिससे वो इंसेक्ट जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है कार्बोनियस वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जो सिंपल होता है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, और कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स के अंदर ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू वेरी मच।